अस्सलाम वालेकुम दोस्तों थॉमस एल्वा एडिसन के मुतल्लिक़ कई कहानियाँ सुनाई जाती हैं। इसे आज तक की इंसानी तारीख का अजीम तरीन मुवज्जद करार दिया जाता है। उलझे बालों, सिल्वर ज़दा कपड़ों और थके मांदे चेहरे वाला एडिसन हर वक्त काम में खोया रहता। वो कभी कभार कुछ दुरुस्ती और तकब्बुर का रवैया भी अख्तियार करता। दुरुस्ती मीन उखड़पन। मसलन एक मरतबा उसे थूकने के लिए उगाल दान पेश किया गया तो उसने कहा कि वो फर्श पर थूकना ज़्यादा पसंद करता है क्योंकि वो हर कहीं और हर वक्त पास होता है। एक और कहानी ये है कि उसने इनकैंडेसेंट लाइट बल्ब इजाद किया था। एडिसन से पहले भी कई लोग ये इजाद कर चुके थे, कुछ तो 30 बरस पहले भी, लेकिन कोई भी कार आमद ना हुई। अरे कहना क्या चाहते हो? इसका कारनामा एक कार आमद और हकीकी बल्ब इजाद करना था। इनकैंडेसेंट लाइटिंग में एडिसन की दिलचस्पी का आगाज 1878 के मौसम बहार में हुआ, जब 31 बरस की उम्र में वो एक साथी प्रोफेसर जॉर्ज बार्कर के हमरा छुट्टी पर गया। सियाहत के दौरान बार्कर ने एडिसन को, जो फोटोग्राफ इजाद करने की वजह से पहले ही मशहूर हो चुका था, दीगर मुतअद्दिद चीज़ों के साथ साथ ये भी तजवीज़ की कि अब इसे अमेरिका के घरों में बिजली की रोशनी फैलाने का मकसद अख्तियार करना चाहिए। ये बात एडिसन के दिल को लगी। वो मेनलो पार्क न्यूयॉर्क में तामीर करदा अपनी इजादात की फैक्ट्री में वापस आया तो माहिरीन की एक टीम जमा की और दुनिया के सामने ऐलान किया कि वो 6 हफ्तों के अंदर अंदर अमेरिका के घरों में रोशनी कर देगा। ये पेशगोई बहुत रिजायत पसंदाना साबित हुई। इब्तिदा से ही एडिसन के जहन में एक ऐसा बल्ब तख्लीक करने का मंसूबा था जो बहुत कम करंट से भी जल सकता हो, पायदार हो और दूसरे बल्बों के साथ मरबूत ना हो। अगर एक बल्ब खराब हो जाए तो दूसरों पर कोई असर ना पड़े और हर एक बल्ब को एक स्विच की मदद से ऑन ऑफ किया जा सके। चुनाचे एडिसन और उसकी टीम ने बल्ब बनाने के साथ साथ एक पूरा निज़ाम भी वज़ा करने की कोशिश की। दोस्तों, इनकैंडेसेंट बल्ब एक सादा सा आला है और इसकी तह में कार फरमा सेंस बरकी मुदाफ़त के मजहर पर मबनी है। बरकी करंट को एक मटीरियल में दाखिल किया जाता है जो मुख्तलिफ डिग्रियों पर उसकी मुदाफ़अत करता है। नतीजतन वो गर्म होकर जलता और रोशनी देता है। कबल अज़ीब बनाए गए बल्बों में बहुत से मसाइल थे, लेकिन 2 मसाइल नुमायाँ थे। बरकी करंट गुजारने के लिए इस्तेमाल किए गए फिलामेंट्स हरारत को बर्दाश्त न कर पाते और जल या पिघल जाते। खुली फिजा में तो ये अमल चंद सेकंडों या मिनटों के अंदर अंदर हो जाता। चुनाचे मुवज्जिदों ने फिलामेंट को शीशे के एक ग्लोब में डाला, उसे सील किया और इसमें से ऑक्सीजन को खींच लिया ताकि खिला में फिलामेंट हरारत को ज़्यादा बेहतर तौर पर बर्दाश्त कर सके। दोस्तों, एडिसन जानता था कि उसे एक आला फिलामेंट तख्लीक करना है। उसका बहुत पतला होना ज़रूरी था ताकि करंट की थोड़ी सी मिकदार काफ़ी हो। एडिसन और उसकी टीम ने कामिल फिलामेंट की तलाश में मुतअद्दिद धातुओं और दीगर चीज़ों को आजमाया और बिल आखिर प्लैटिनम से काम लेने का फैसला किया क्योंकि उसका नुक्ता पिघलाव काफ़ी ज़्यादा है, तकरीबन 3191 डिग्री फ़ारेनहाइट। एडिसन की टीम के दूसरे अफराद ने शीशे के ग्लोब में से ऑक्सीजन निकालने के कुछ बेहतर तरीके भी वज़ा किए। प्लैटिनम फिलामेंट वाला बल्ब मौजूद साबित हुआ, लेकिन सिर्फ 10 मिनट के लिए। इतना वक्त चलने के बाद वो भी पिघल गया। नीज प्लैटिनम एक कामयाब और महंगी धातु थी। एडिसन और उसकी टीम ने तकरीबन 1600 मटेरियल्स को आजमाया और ग्लोब के अंदर से ऑक्सीजन खारिज करने के तरीकों को भी बेहतर बनाते रहे, मगर कोई ऐसी चीज़ ना मिली जो उनका मकसद पूरा कर सके। एक रोज़ एडिसन ने कार्बन को बतौर फिलामेंट दोबारा आजमाने का सोचा। वो 1 साल पहले भी ऐसा कर चुका था, मगर बाद में इरादा तर्क कर दिया। उसे मालूम था कि कार्बन का नुक्ता पिघलाव 6233 डिग्री फ़ारेनहाइट या 4500 डिग्री सेंटीग्रेड है। एडिसन ने हिसाब किताब लगाया कि मौजूद मुदाफ़त के साथ काम करने के लिए फिलामेंट को कुतुर में 1/64 इंच और लंबाई में 6 इंच होना चाहिए। उसने गैस लैंपों के शीशों पर जमी हुई काला खुर्ची उसे राल के साथ मिलाया ताकि फिलामेंट की शक्ल दे सके। इस फिलामेंट पर किए गए तजर्बात से मालूम हुआ कि ये 1 या 2 घंटे तक जल सकता था,
لیکن ایڈیسن قائل ہو گیا تھا کہ اگر یہ کاربن اتنی بہتر کارکردگی دکھا سکتا ہے تو ضرور کوئی اور ایسا مٹیریل بھی ہوگا جو کاربن میں تبدیل کیے جانے پر اور بھی بہتر ثابت ہو۔ یہ بات سوچ کر اس نے عام سوتی دھاگے کے ٹکڑوں کو آزمایا جنہیں بھٹی میں جلا کر کاربن میں تبدیل کیا گیا تھا۔ فلامنٹ بہت نازک تھا جسے لگانے میں بھی بہت مشکل ہوئی۔ آخر کار تمام تیاریاں مکمل کرنے کے بعد کرنٹ آن کیا گیا۔ یہ 21 اکتوبر 1879 کی رات کا واقعہ ہے۔ یہ فلامنٹ توقعات کے برعکس ضائع نہ ہوا۔ اس کی روشنی موجودہ 100 واٹ کے بلب کی روشنی کے صرف 1% جتنی تھی۔ یہ جلتی رہی اور جلتی رہی۔ انجام کار ایڈیسن آہستہ آہستہ کرنٹ میں اضافہ کرتا رہا اور روشنی بڑھتی گئی حتیٰ کہ فلامنٹ ٹوٹ گیا۔ یہ 13.5 گھنٹے تک جلا اور ہر کوئی جانتا تھا کہ یہ مدھم سا ننھا بلب الیکٹرک لائٹ کے دور کا نقیب ہے۔ دوستو یقیناً ایڈیسن نے اتنے پر ہی اکتفا نہ کیا۔ اس نے فلامنٹ کو خوردبین کی مدد سے دیکھا اور جانا کہ اسے درکار کاربن ایسے مٹیریل سے حاصل ہوگا جو ریشے دار ہیں۔ अरे कहना क्या चाहते हो? سان کی کوئی قسم۔ آخر کار ایڈیسن نے جاپان سے درآمد شدہ بانس کا ریشہ استعمال کیا جو 900 گھنٹے تک جلتا رہا۔ ایڈیسن کو بجلی کا نظام تخلیق اور نصب کرنے میں صرف 3 سال لگے جس نے روشنی کو عملی بنا دیا۔ اس کی ایڈیسن الیکٹرک لائٹ کمپنی نے نیو یارک سٹی کی پرل سٹریٹ میں ایک پاور سٹیشن تعمیر کیا اور ممکنہ گاہکوں کے گھروں میں جانے والے گیس پائپوں کے ذریعہ تاریں پہنچائیں۔ ابتدا میں صرف 28 گاہک ملے۔ اس نظام میں کافی خرابیاں تھیں لیکن انہیں دور کیے جانے پر بلب بہتر ہوتے گئے اور گاہکوں کی تعداد بھی بڑھتی گئی۔ دوستو 19ویں صدی کے اختتام پر 10 لاکھ گھروں میں برقی روشنی موجود تھی۔ آج ٹنگسٹن اور نائٹروجن کی مدد سے بلب بنائے جاتے ہیں۔ چیزوں کی ترتیب میں لیڈ بلب کی اہمیت کس قدر ہے؟ آپ اس کی اہمیت پر غیر مختتم بول سکتے ہیں۔ روشنی کے بلب نے رات کو دن میں بدل دیا۔ لوگوں کے لیے رات کے وقت بھی پڑھنا لکھنا، دیر تک گھر سے باہر رہنا وغیرہ ممکن ہو گیا تھا۔ اس ایجاد نے دنیا کی نئے سرے سے صورت گری کی۔ دوستو آپ اس ویڈیو کے بارے میں کیا کہتے ہیں ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔